ये 7 जनवरी 2018 का एक खूबसूरत सा दिन था। केरल के कोच्चि शहर की पनागत झील में कई लोग ठंड का लुत्फ ले रहे थे। कुछ लोग बोटिंग कर रहे थे, कुछ परिवार के साथ मस्ती कर रहे थे। लेकिन तभी वहां कुछ लोगों को अचानक से एक बदबू आती है। पहली बार में सब लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन कुछ वक्त बाद जब बदबू हद से ज्यादा बढ़ जाती है, तभी वहां के मछुआरे पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। काफी समय से मछुआरे जो है वो पुलिस को बताना चाह रहे थे, लेकिन बदबू अब हद से ज्यादा बढ़ गई थी, जो वहां पड़े एक नीले ड्रम से आ रही थी। ड्रम जो महीनों से वहां पड़ा था, जिसके भीतर कंक्रीट और ईंट के कई टुकड़े थे, जो काफी सख्त हो चुका था। पुलिस जब उस ड्रम को तोड़ती है तो आसपास मौजूद जितने भी जो लोग थे वो सन्न रह जाते हैं, क्योंकि ड्रम के भीतर से पुलिस को जो मिला था वो आगे चलकर इस देश में इन्वेस्टिगेशन का एक टॉप क्लास केस साबित होने वाला था। ड्रम में पुलिस को मिले थे इंसानी कंकाल के कई टुकड़े। न चेहरा था, न उस चेहरे की कोई पहचान थी, न ये पता था कि मरने वाला महिला है या पुरुष। इस कंकाल के मिलने के बाद जब पुलिस के पास कई सवाल खड़े हुए, लेकिन उनके जवाब कोई नहीं थे। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या था ये केस, कैसे पुलिस महज एक छोटे से सुराग से इस केस की तह तक पहुंचती है। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष भाल से काफी समय बाद आप सबके बीच हाजिर हुआ हूं एक ऐसे केस के साथ जो इन्वेस्टिगेशन के नजरिए से एक नायाब केस है। क्राइम के किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए कई रास्ते होते हैं। कई रास्ते मतलब क्लू। एक बारीक से बारीक बाल जितना क्लू भी आपको किसी केस में वो परिणाम दे सकता है जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते। आगे हम जिस केस के बारे में बात करने जा रहे हैं वो भी ऐसा ही एक केस है। कहानी की शुरुआत होती है 7 जनवरी 2018 से, जब नीले ड्रम में काफी समय से कंक्रीट और ईंटों के भीतर पुलिस को एक कंकाल मिलता है। उस ड्रम को जब पुलिस काफी मशक्कत के बाद तोड़ती है तो उसमें कुछ और भी चीजें बरामद होती है, जैसे 500 के पुराने नोट, कपड़े का एक टुकड़ा, बाल का गुच्छा। और जो कंकाल भी मिला था वो कंकाल की शक्ल में नहीं होता, बल्कि हड्डियां अलग अलग थी, जैसे जबड़ा टूटा हुआ था और उसके कई हिस्से बिखरे हुए थे। पहली नजर में देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे लाश को इस ड्रम में ठूस कर रखा गया था। लेकिन अभी भी पुलिस पुख्ता तौर पर यह नहीं कह पाती कि यह लाश किसी महिला की है या पुरुष की। बाकी इंफॉर्मेशन के लिए पुलिस को अब फॉरेंसिक की रिपोर्ट्स का इंतजार करना था। पुलिस एक एक करके जब सब चीजों को बरामद कर लेती है, साथ ही हड्डियों के टुकड़ों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अगले ही दिन यानी 8 जनवरी 2018 को केरल के हर बार में यही खबर थी कि ड्रम में किसी की लाश उली है। मामले की गंभीरता और पेचीदगी देखने के बाद केरल के सबसे जहीन दिमाग इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सीबी टॉम को यह केस सौंपा जाता है। साथ ही फॉरेंसिक मामलों के लिए कोच्चि के मेडिकल कॉलेज के सबसे काबिल फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर MK उन्मेष इस केस को देख रहे थे। शुरुआती तौर पर सारी फॉर्मेलिटी हो चुकी थी, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी पूरी तरह से खाली थे। न कोई सुराग था, न ही ये पता था कि मरने वाला कौन है। हो सकता है ये कंक्रीट का ड्रम कहीं और से यहाँ फेंका गया हो। सीबी टॉम अपनी टीम से मिसिंग कंप्लेंट को ढूंढने को कहते हैं, लेकिन उनकी जो लिस्ट थी वो इतनी लंबी हो चुकी थी कि ये ऑप्शन भी कारगर साबित नहीं होता। तभी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को डॉक्टर MK उन्मेष का फोन आता है। वो कहते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक क्लू मिलने वाला है। क्लू ये था कि मरने वाला जो भी था उसका पास्ट में कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, क्योंकि उसके उल्टे पैर में जो एंकल है वहां पर करीब 6.6 सेंटीमीटर लंबा और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा एक स्क्रू मिला है। साथ ही वो महिला है जिसकी उम्र हो सकती है करीब 25 से 30 साल रही होगी। सीबी टॉम को अब कुछ उम्मीद दिखाई पड़ती है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि स्क्रू का साइज इतना छोटा है कि उस पर जो कंपनी का नाम लिखा है वो दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए हाई रिजोल्यूशन कैमरे से देखना होगा। कैमरे से जब इसे देखा जाता है, उस पर कंपनी का जो नाम है वो अंग्रेजी के लेटर में पिटकर
PITKAR लिखा हुआ था। पुलिस अब इस नाम को गूगल पर सर्च करके सीधे कंपनी के हेड ऑफिस यानी पुणे पहुंचती है। लेकिन पुणे से कंपनी के बारे में पता चलता है कि ये कंपनी इतनी बड़ी है कि ये देश के हर हिस्से में सर्जरी से संबंधित सामान बेचती है। इस काम में सीबी टॉम ने पुलिस की करीब 5 टीमें लगा रखी थी। उसके बाद कंपनी से पूछा गया कि इस तरह के जो स्क्रू है वो 2016 में कितने बनाए गए थे। तब कंपनी की तरफ से पुलिस को एक डेटा मिला जो करीब 161 लोगों की एक लिस्ट थी। उसके बाद इस स्क्रू के बैच नंबर से पता चला कि 161 में से 155 स्क्रू जो थे वो महाराष्ट्र और गुजरात भेजे गए थे। बचे हुए 6 जो थे वो केरल में यूज थे। पुलिस को जब ये जानकारी मिले तो उनकी जान में जान है, क्योंकि पूरे भारत देश से 161 मरीजों को ढूंढना मुश्किल था बजाय केरल के 6 लोगों के। अब पुलिस इन 6 लोगों की डिटेल लेती है। किस्मत से ये 6 स्क्रू जो यूज किए थे वो एर्नाकुलम और कोच्चि के मरीजों के ही थे। पुलिस के पास अब एक और उम्मीद की किरण थी, लेकिन ये कितनी काम आने वाली थी ये वक्त ही बताएगा। पुलिस की टीम अब उन 6 मरीजों को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। पुलिस को 5 मरीज तो सही सलामत मिल जाते हैं, लेकिन 6ठी महिला मिसिंग होती है। पुलिस जब उस अस्पताल पहुंचती है, वहां 6ठी महिला जो था उसका जो नाम था वो था शकुंतला। उसके बारे में पता चलता है कि उस महिला की जो उम्र है वो 25 से 30 साल नहीं बल्कि ज़्यादा थी। तो पुलिस को महसूस होता है कि शायद यहाँ भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा, क्योंकि डॉक्टर ने उम्र 25-30 बताई थी, लेकिन शकुंतला की जो यहाँ पर उम्र थी वो 60 साल थी। पुलिस सोचती है क्यों न शकुंतला के घर जाया जाए, क्योंकि कई दफ़ा फॉरेंसिक के जो तर्क है वो भी गलत साबित हो सकते हैं, क्योंकि इस तरह के केस में इतनी जल्दी कुछ भी सटीकता से पता लगाना काफ़ी मुश्किल होता है। अस्पताल से ही पुलिस को उस महिला का पता चला जिसका नाम और एड्रेस वहाँ पर मिला था, और वो जो महिला थी जो शकुंतला को वहाँ पर जिसने भर्ती कराया था, उस महिला का नाम था अश्वती, जो रिश्ते में शकुंतला की सगी बेटी थी। पुलिस अश्वती के घर जाकर उससे पूछताछ करती है। तब पुलिस को पता चलता है कि शकुंतला और अश्वती की मुलाकात आखिरी बार 19 सितंबर 2016 को हुई थी। उसके बाद से वो अपनी मां से कभी नहीं मिली। पुलिस के मन में एक और शक था कि अगर शकुंतला इतने समय से गायब थी तो उसकी अपनी सगी बेटी ने पुलिस में कोई कंप्लेन दर्ज क्यों नहीं की। लेकिन अश्वती से इसका जवाब मिला कि उसके और उसकी मां के रिश्ते अच्छे नहीं थे, आपस में काफी झगड़े होते थे, इसलिए उसकी मां दिल्ली जाने का कहकर घर से चली गई। अश्वती को लगा कि वो उससे मिलना नहीं चाहती, फिर भी उसने कई बार कोशिश की और उसके बाद उसने पुलिस को नहीं बताया। पुलिस ने जब स्क्रू के बारे में अश्वती से सवाल किया तो उसने बताया कि 1 सितंबर 2016 को एक ट्रक ने उसकी मां को टक्कर मार दी थी जब वो स्कूटी पर थी, जिसके बाद उनका एंकल टूट गया था और उसी के लिए ये सर्जरी कराई थी। पुलिस ने शकुंतला की सारी जानकारी निकाली। पुलिस को कहीं ना कहीं अश्वती पर शक भी होता है, लेकिन उसके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं होता। अश्वती पर शक करने का सबसे बड़ा कारण था मां के मिसिंग होने के बाद पुलिस में कोई भी कंप्लेन दर्ज न करना। हालांकि पुलिस अब शकुंतला को आधार मानकर आगे बढ़ रही थी, लेकिन सबसे पहले यह जानना जरूरी था कि ड्रम में मिले कंकाल के टुकड़े सच में शकुंतला के थे या नहीं। लेकिन डीएनए रिपोर्ट आने के बाद पुलिस के सारे शक दूर हो जाते हैं। यह पुलिस की पहली सफलता थी जो काफी मशक्कत और दिमाग लगाने के बाद पुलिस को हासिल हुई थी। लेकिन पुलिस को अब भी कई सवालों के जवाब जानने थे। पुलिस का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। आखिर शकुंतला को किसने और क्यों मारा? ऐसा क्या था जो मां के 2 साल मिसिंग होने के बाद भी बेटी को उसकी कोई फिक्र नहीं थी? पुलिस अब अश्वती के बैकग्राउंड को खंगालने के बारे में सोचती है। पुलिस जब अश्वती की जिंदगी में झांकती है तो पता चलता है कि कई साल पहले अश्वती सुधी नाम के लड़के से प्यार करती थी। मां इस रिश्ते से खुश नहीं थी, उसके खिलाफ थी, इसलिए अश्वती ने मां का घर छोड़कर सुधी से शादी कर ली। अश्वती को कुछ साल में 2 बच्चे भी हुए। इस बीच 2015 आ जाता है। शकुंतला ने लॉटरी का काम शुरू किया था। वो लॉटरी के टिकट बेचती
लेकिन उधर 2 बच्चे हो जाने के बाद अश्वती को समझ आता है कि उसकी माँ सही कह रही थी और वो खुद गलत थी। सुधी से उसका तलाक हो जाता है। अपने 2 बच्चों के साथ माँ के घर आ जाती है। कुछ समय तक तो सही चलता रहता है, लेकिन कुछ समय बाद अश्वती को टी.एम. सजित नाम के एक लड़के से फिर प्यार हो जाता है। सजित सरकारी नौकरी में था। अश्वती को उससे कई उम्मीदें थी, क्योंकि 2 बच्चों का भार उसके सर पर था। उसने सोचा बच्चों को बाप का सहारा मिल जाएगा। कभी कभी सजित शकुंतला के घर अश्वती से मिलने आता था, जो शकुंतला को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो इसका विरोध करती है। विरोध करने का कारण यह था कि सजित कुंवारा नहीं था, बल्कि कहीं पास में ही उसका दूसरा घर था जहां उसकी बीवी रहती थी। उसका नाम था सागे। साथ ही ये भी कि उसका एक बच्चा भी रहे। शकुंतला को बस इस बात से ही चिढ़ थी कि साजिद उसकी बेटी के साथ टाइम पास कर रहा है। अश्वती साजिद की शादी के बारे में जानती थी, लेकिन वो बच्चों का ख्याल रखना चाहती थी और अश्वती से अच्छे से सजिद जो है रहता था, इसलिए उसे लगता था कि सजिद भी उसे प्यार करता है, भले ही उसकी शादी क्यों न हो गई हो। असल में 1 सितंबर को जब शकुंतला का एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद वो 15 दिन में अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई थी। लेकिन अश्वती के अनुसार 19 सितंबर को उसकी माँ को चिकन पॉक्स हुआ था। वो नहीं चाहती थी कि बच्चों को भी माँ की बीमारी लग जाए, इसलिए वो लॉज में रहने चली गई। जब लौटी तो घर पर सजिद मिला। उसने कहा कि तुम्हारी माँ मिशनरी की नर्सों के साथ दिल्ली चली गई, वो अब नहीं लौटेगी। अश्वती को लगा कि हो सकता है माँ सही में चली गई होगी, क्योंकि पास्ट में भी माँ ने इस तरह का कुछ जिक्र अश्वती के साथ किया था। शकुंतला हमेशा से सब कुछ छोड़कर जाना चाहती थी। शकुंतला को जो है उसका जीवन बिल्कुल भी आसान नहीं लगता था। असल में शकुंतला के माता पिता कौन थे, पुलिस को इसकी भी कोई जानकारी कभी मिली नहीं। जब वो 6 महीने की थी तब एक तालाब के किनारे लावारिस हालत में मिली थी। उसे 3 लड़कियों की माँ सरस्वती ने पाला था। बड़ी होने पर शकुंतला की शादी एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता दामोदरन से हुई थी। इसी शादी के बाद शकुंतला को एक बेटा अनूप और एक बेटी अश्वती हुई थी। पति दामोदरन को एक पॉलिटिकल मर्डर केस में उम्र कैद की सजा हो गई थी। उसके बाद साल 2012 में बेटे अनूप ने सुसाइड कर लिया था। उसके बाद बेटी के साथ उसका जीवन बहुत संघर्ष में बीता, लेकिन बेटी ने भी उसका साथ छोड़ दिया। तो ये कहा जा सकता है कि शकुंतला का जीवन काफी मुश्किलों में रहा था। पुलिस जैसे ही जांच को आगे बढ़ाती है, पुलिस को एक और झटका लगने वाला था। अश्वती से पुलिस जब सजीव के बारे में पूछती है तो चौंकाने वाला खुलासा होता। 9 जनवरी 2018 को सजीव की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। पुलिस को सजीव की मौत भी शक लग रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डॉक्टर से बात करके पता चला कि यह हार्ट अटैक है, लेकिन हो सकता है सजीव ने आत्महत्या की हो, क्योंकि उसके शरीर में कुछ ऐसे केमिकल पाए गए थे जिससे कुछ समय से उसकी तबीयत खराब होने के बाद हार्ट अटैक आ सकता है। ऐसा शक जताया गया था, लेकिन जो फैक्ट्स थे वो ये कह रहे थे कि सजीव का हार्ट अटैक से मौत हुई है। पुलिस सजीव के बैकग्राउंड को खंगालने के लिए उसके कुछ दोस्तों को ढूंढने का फैसला करती है। तब जाकर पुलिस को एक ऑटो वाला मिलता है, जिससे ये बात सामने आती है कि वो जो नीला ड्रम था सजीव ने ही मंगाया था। 19 से 25 सितंबर 2016 को के बीच में ही सजीव ने शकुंतला की हत्या की थी। हत्या के बाद उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने लाश को नीले ड्रम में रखकर उस पर कंक्रीटिंग कर दिया और अपने कुछ दोस्तों को बुलाया और साथ चलने को कहा। इस ड्रम को झील के किनारे फेंक कर आना है, यह कहकर उसके तमाम दोस्त और वो सब लोग झील के किनारे जाते हैं। दोस्त सजीद को जानते थे, इसलिए उन्हें कुछ शक नहीं हुआ, क्योंकि सजीद जानवरों के इलाज वाले डिपार्टमेंट में काम करता था। उसने दोस्तों को बताया था कि किसी जानवर की हड्डी है, उसमें से कुछ निकलता है जिसे बेचा जा सकता है, जो इलीगल है, किसी चीज को बनाने के काम आता है। मेरा काम हो गया है, इसे फेंक कर आना है। दोस्त राजी हो जाते हैं और झील के किनारे जाते हैं, उस ड्रम को वहीं पर फेंक देते हैं। पुलिस को शक था कि शायद अश्वती भी इस मामले में कहीं जुड़ी हुई हो सकती है, लेकिन इस तरह का कोई भी सबूत मिला नहीं था पुलिस को। अश्वती को जब इस बारे में पता चला तो वो काफी दुखी हुई। उसका कहना था कि उसे ऐसा कुछ भी नहीं पता था। वो समझ रही थी कि माँ सच में दिल्ली के चर्च में मिशनरी की नर्सों के साथ होगी, उसने अपनी नई जिंदगी शुरू की होगी, लेकिन असल में उसके प्रेमी ने ही उसकी माँ की हत्या कर दी थी। चूंकि लाश कंक्रीट में थी, इसलिए कुछ वक्त तक तो सब नॉर्मल रहा, लेकिन उस एरिया में अचानक बदबू आने लगी। बदबू के बाद मछुआरों ने जब पुलिस को बताया
और इस केस की जो गुत्थी है वो सुलझ गई। इस केस में जो सबसे अहम सबूत पुलिस के हाथ लगा था वो स्क्रू ही था। सोचिए, देश में पुलिस अगर इतनी बारीकी से किसी केस की जांच करे तो आज न्याय मिलने वालों की तादाद ज्यादा होती। कई लोग जेल में ऐसे भी बंद हैं जिन्होंने कुछ किया ही नहीं। देश में कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने किसी की हत्या की लेकिन उन्हें पुलिस कभी पकड़ नहीं पाई, वो समाज में आज़ाद घूम रहे हैं। पुलिस स्टेशन में कई केस सबूत न मिलने के बाद चलते बंद हो जाते हैं। कई केस देश में ऐसे भी है जहां कोई बेगुनाह कई सालों की सजा काटकर बिना किसी जुर्म के पुलिस की गलतियों के बदले कई साल जिंदगी के बंद कोठरियों में गुजार देता है। खैर, इस कहानी से बस इतना ही। आगे आपसे निरंतर मिलते रहेंगे, लेकिन रुकिए, आप सभी से गुजारिश है, कुछ कहना है। काफ़ी समय से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। एक शहर से दूसरे शहर शिफ्टिंग हुई थी और सारा स्टूडियो सब कुछ सेटअप कुछ बिगड़ गया था और शुरू करने में काफ़ी देर हो गई। लेकिन अब से मैं पूरी कोशिश करूंगा और आपसे वादा करता हूं कि निरंतर इस तरह के वीडियोस आप सभी तक पहुंचते रहेंगे। और दोस्तों, आप सभी से दिल से गुजारिश है कि इस चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए इन वीडियोस को, और साथ में सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिए, वीडियोस को लाइक भी कीजिए। और साथ में आप बता सकते हैं कि आपको किस तरह के वीडियोस चाहिए। आपसे निरंतर मिलते रहेंगे। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।